जरा सोचिए, एक ऐसा समय भी था जब नालंदा और विक्रमशिला जैसी दुनिया भर में मशहूर विश्वविद्यालय इसी जमीन के हिस्सा थे। और आज हमारा युवा पढ़ने लिखने के लिए यहाँ नहीं रुकता, वह बाहर जाना चाहता है। वही बिहार जहाँ भगवान बुद्ध हुए, दुनिया को ज्ञान दिया। आज बिहार कास्ट पॉलिटिक्स के जाल में फंसा हुआ है और पहचान लगभग खो दी। नमस्ते, मैं हूँ अभिनव भार्गव। आप देख रहे हैं दी आर पर्सपेक्टिव। हम बनाते हैं वैसे डॉक्यूमेंट्रीज जिन्हें अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया इग्नोर कर देते हैं। अगर आप ऐसी कहानियाँ पसंद करते हैं तो हाँ, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कोर इशूज, एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, और अंत में मेरा इस पर क्या पर्सपेक्टिव है। मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, रियल लाइफ और सोल्यूशन सब एक साथ। और हाँ, अगर आपने हमारी पहली 2 डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है, ये वीडियो उनसे जुड़े हुए हैं। फर्स्ट, बिहार डॉक्यूमेंट्री, जहां हमने बताया कि बिहार ने अपनी आइडेंटिटी कैसे खोई। सेकंड, लालू प्रसाद यादव, एक मसीहा से जंगल राज तक की कहानी। डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक हैं, पहले उन्हें देखना और एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं। अब चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बिहार का वह इतिहास क्या था जिस पर कास्ट पॉलिटिक्स ने एक गौरवपूर्ण विरासत को कलंकित कर दिया। इतिहास हमें याद दिलाती है, बिहार हमेशा से एक स्टेट नहीं रहा, ये रहा सिविलाइजेशन का वैश्विक केंद्र। जरा सोचिए, चाणक्य यहीं के मिट्टी से निकले, जिन्होंने चंद्रगुप्त को गाइड किया और सबसे बड़ा मौर्य एम्पायर खड़ा कर दिया। अशोका, जो बुद्धिज्म को पूरे एशिया तक फैलाया। और यहाँ तक कि इतिहासकार का मानना है गुप्ता काल को भारत को स्वर्णिम युग कहते थे। और नालंदा, विक्रमशिला जैसे वो यूनिवर्सिटीज जहाँ दुनिया भर के स्कॉलर्स आते थे, चाइना, तिब्बत, कोरिया और पर्सिया जैसे देशों से। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद बिहार के पास सब कुछ था, उपजाऊ जमीन, प्राकृतिक रिसोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ग्रेट पॉलिटिकल माइंड्स। ये वह बिहार था जो अगर सही डायरेक्शन पाता तो एग्रीकल्चर, एजुकेशन और इंडस्ट्री इन सब का हब बन सकता था। लेकिन ये कहानी वैसी नहीं निकली। क्यों? क्योंकि बिहार ने एक ऐसे दौर में कदम रखा जहां कास्ट ने धीरे धीरे सब कुछ ओवरशैडो करने लगा। तो अब सवाल ये है, बिहार की पॉलिटिक्स कास्ट के ट्रैप में फंसी कैसे, और मंडल कमीशन ने इस कहानी को किस तरह बदला। अब आते हैं उस टर्निंग पॉइंट पर जिसने सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे भारत की पॉलिटिक्स का रूपरेखा बदल दी। नाम था मंडल कमीशन। It was headed by B.P. Mandal, a former Chief Minister of Bihar. He took around 2 years to finish the report. In December 1980, it was submitted. 1979 में मंडल कमीशन बना। पर्पस था बैकवर्ड क्लासेस की हालात समझना। रिपोर्ट साफ कहती थी ओबीसी पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन उनकी सोशल और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट जीरो थे। सोल्यूशन निकला 27% रिजर्वेशन इन पब्लिक सेक्टर। लेकिन ये रिकमेंडेशन सिर्फ एक फाइल में दब गई जब तक 1990 नहीं आया। वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन को लागू किया। Then Prime Minister VP Singh dusted out the Mandal report. In fact, he went a step further. He decided to implement it. There were massive protests across India. Hundreds of students hit the streets in major cities. Dozens of them set themselves on fire, but the government pushed on. और इसी समय बिहार की पॉलिटिक्स में उठा हुआ तूफान जिसने कास्ट को बना दिया बिहार की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा करेंसी। बैकवर्ड क्लासेस को डिग्निटी मिली, रिप्रेजेंटेशन मिला। पहली बार लगा हम भी सत्ता में बराबर के हकदार हैं। लेकिन साथ ही एक नई समस्या भी खड़ी हुई। इसका पॉजिटिव ये रहा, कास्ट रिजर्वेशन ने उन लोगों को आवाज दी जिन्हें हमेशा से दबाया गया। और नेगेटिव, पॉलिटिक्स इशू बेस्ड कम और कास्ट अर्थमेटिक ज्यादा हो गई। रिजर्वेशन डिग्निटी का सिंबल था, लेकिन पॉलिटिशियन ने उसे बना दिया वोट बैंक का फॉर्मूला। और इसी बहाव से उभरे एक नेता जो मंडल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरा बने। नाम था लालू प्रसाद यादव। तो चलिए अब देखते हैं लालू की राइज। क्या वह मसीहा थे या एक मैनिपुलेटर? 1990 बिहार की राजनीति के एक नए मोड़ पर खड़ी थी। मंडल की आंधी अभी दवा भी नहीं था और उसी लहर में सामने आए एक नेता। नाम था लालू प्रसाद यादव। लालू ने खुद को पेश किया गरीबों पिछड़ों के मसीहा की तरह। उन्होंने कहा अब सत्ता सिर्फ अपर कास्ट के लिए नहीं होंगी। उनका सिंपल फॉर्मूला रहा गरीबी, पिछड़ा और मुसलमान, और ये फॉर्मूला चला भी। मेरे विचार लालू यादव जी से और किसी चीज़ पर मिलते हों या न मिलते हों, लेकिन लोक संस्कृति के संवर्धन और उत्थान के लिए जो बातें उन्होंने कही हैं उसमें मैं 100% उनसे सहमत। तब ठीक है।
लालू की जमीनी पर्सनालिटी लोगों को जोड़ने में मदद की, लेकिन हर कहानी का दूसरा चेहरा भी होता है। लालू ने कास्ट प्राइड तो दिया, लेकिन गवर्नेंस धीरे धीरे गिरने लगी। रिजल्ट ये हुआ कि बिहार वर्ड रिप्रेजेंटेशन का सिंबल नहीं रहा, बल्कि वह बन गया स्टिग्मा, एक मजाक, एक गाली। अगर आप लालू की पूरी पॉलिटिकल जर्नी डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारी लालू डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखें। एक मसीहा से जंगल राज तक की पूरी कहानी। लेकिन इनमें बड़ा पिक्चर क्या था? प्रॉब्लम सिर्फ लालू नहीं थे, समस्या था वह ट्रैप जिसमें कास्ट खुद पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टूल बन गया। बिहार की पॉलिटिक्स में कास्ट सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं रही, वह बन गई वोट बैंक का ट्रैप। हर पार्टी का कैलकुलेशन सिंपल था, कौन सी कास्ट कितनी पॉपुलेशन रखती है और कौन सा कास्ट किसको वोट देता है। पॉलिसी, डेवलपमेंट, गवर्नेंस सब पीछे रह गई। फ्रंट सीट पर था सिर्फ कास्ट सेंसस। Not the national one that is yet to be conducted. This is a caste census from the state of Bihar. एजुकेशन को नजरअंदाज की, इंडस्ट्रियल कोलैप्स कर गई, जॉब्स नॉन एग्जिस्टेंस हो गया। लीडर्स सिर्फ कहते थे जाति के नाम पे वोट दे दो और लोग मान भी लेते थे। इमेजिन कीजिए एक पूरा स्टेट इलेक्शन दर इलेक्शन जहां हर किसी की वैल्यू उसकी कास्ट से तय होती थी, न मेरिट न विजन, जस्ट कास्ट। और यही ट्रैप बिहार को दशकों तक पीछे ले गया। लेकिन यह कास्ट ट्रैप सिर्फ राजनीतिक तक नहीं रुका, इसका असर बिहार की डेवलपमेंट पर सीधा पड़ा। एजुकेशन, जॉब, माइग्रेशन सब इस जाल में फंस गए। कास्ट पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? डेवलपमेंट पूरी तरह से साइडलाइन हो गया, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया, लिटरेसी रेट दशकों तक कम रहा। स्टूडेंट्स दिल्ली, कोटा शहर जाने लगे कोचिंग के लिए। कल्पना कीजिए, जिस बिहार ने नालंदा विक्रमशिला दी थी दुनिया को, आज उसके बच्चे पढ़ने के लिए माइग्रेट करने को मजबूर हैं। इंडस्ट्रीज बिहार से गायब और फैक्ट्री बंद पड़ गया, इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई। रिजल्ट, हर साल लाखों युवा रोजगार के लिए माइग्रेट हुए और माइग्रेट होने का दर्द शायद सबसे बड़ा कलंक बन गया। जी हाँ, जरा सोचिए, आइडेंटिटी जो कभी प्राइड थी वो आज इंसल्ट का सिनोनिम बन गई। कास्ट पॉलिटिक्स ने सिर्फ एक हेल्दी गवर्नेंस नहीं छीना, इसने क्वालिटी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और रिस्पेक्ट तीनों छीन ली। लेकिन आंकड़ों और फैक्ट से भी ज्यादा बोलते हैं ह्यूमन स्टोरीज, माइग्रेंट्स, स्टूडेंट और गांव के लोग जिनकी जिंदगी कास्ट ट्रैप का असली चेहरा दिखाती है। सवाल उठता है, कास्ट आरक्षण बुरी चीजें हैं या इसमें कुछ अच्छाई भी है, और इस पर मेरा क्या पर्सपेक्टिव है? अब बात करता हूँ अपनी, क्योंकि मैं खुद आता हूँ ओबीसी बैकग्राउंड से, तो ऑब्वियस है। और ये बात गलत भी नहीं थी। कास्ट रिजर्वेशन ने डिग्निटी दी, रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन इसी के साथ एक दूसरा सच भी है। गवर्नेंस का पकड़ कमजोर पड़ी, करप्शन बढ़ा, डेवलपमेंट ठहर गया। मेरी नज़र में कास्ट रिजर्वेशन ने हमें आवाज़ दी, लेकिन कलेक्टिव प्रोग्रेस भी छीन ली। अब सवाल उठता है, क्या कास्ट हमेशा बुरी चीज है? सच कहूँ तो नहीं। कास्ट ने उन कम्युनिटी को आवाज और पहचान दी जिन्हें सदियों तक दबाया गया। रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, इक्वालिटी की बात शुरू हुई, लेकिन जब कास्ट डिग्निटी से ज्यादा वोट बैंक का टूल बन गई, तभी असली प्रॉब्लम शुरू हुई। इसीलिए मेरा मानना है, कास्ट पॉलिटिक्स का इंटेंट बुरा नहीं था, लेकिन इसका एजुकेशन बुरा रहा, बिहार को बैकवर्डनेस में ट्रैप कर गया। तो सवाल ये है, बिहार कास्ट ट्रैप से बाहर निकल सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए चाहिए कुछ बोल्ड स्टेप। सबसे पहले एजुकेशन रिफॉर्म, स्कूल में क्वालिटी टीचर्स और कॉलेज में वेल ऑर्गेनाइज फैकल्टी और फैसिलिटी हो। अगर बिहार की युवा को क्वालिटी एजुकेशन बिहार के अंदर मिलेंगी तो दिल्ली, कोटा जैसे शहर में माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, स्टार्टअप, IT हब, बिहार के पास फर्टाइल लैंड है। एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज गेम चेंजर हो सकती है। जब इंडस्ट्री लगेगी तो जॉब क्रिएट भी होंगी। तीसरा, पॉलिसी कास्ट बेस्ड सेंसस पर नहीं बल्कि जॉब क्रिएशन पर फोकस करना होगा। युवाओं का सवाल ये होना चाहिए, काम मिला या नहीं, न कि कास्ट रिप्रेजेंटेशन हुआ या नहीं। चौथा, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, वोटिंग कास्ट पर नहीं काम पर दी जाए। पॉलिटिशियन से सवाल पूछना जरूरी है। पांचवा, यूथ अवेयरनेस, क्योंकि बिहार का धरोहर युवा हैं। युवा को समझना होगा कास्ट से डिग्निटी मिल सकती है, लेकिन प्रोग्रेस तभी आएंगी जब इशू को राइज करेंगे। हर युवा की एक ही आवाज होनी चाहिए, वोट फॉर वर्क, नोट जाति। और अगर ये स्टेप लिया जाए तो एक नया बिहार बन सकता है। सोचिए 2040 का बिहार आज से बिल्कुल अलग हो। स्कूल जहां हर बच्चा पढ़ सके,
यूनिवर्सिटीज जहां बाहर जाने की जरूरत ही न पड़े, फैक्ट्रीज, आईटी पार्क, एग्रो इंडस्ट्रीज जहां लाखों जॉब्स हों, माइग्रेट टेक खत्म, बिहारी वर्ड इंसल्ट नहीं प्राइड का सिंबल बन जाए। 2040 का बिहार सिर्फ यूपीएससी टॉपर्स की वजह से नहीं, स्टार्टअप, इंडस्ट्रीज और इनोवेशन से भी जानी जाए। ये ड्रीम पॉसिबल है अगर कास्ट ट्रैप को तोड़ करके इशू बेस्ड पॉलिटिक्स अपनाई जाए। क्योंकि हिस्ट्री गवाह है, नालंदा जिसे दुनिया को रोशनी दी थी वह जमीन आज ही बिहार के हिस्सा है। बस जरूरत है फिर से रोशनी जगाने की। अब सवाल आपके सामने है, क्या आप बिहार को कास्ट ट्रैप से बाहर निकालने वाली पीढ़ी का हिस्सा बनेंगे या फिर बिहार को उसके अपनी स्थिति के लिए छोड़ देंगे? आइए अब इस जर्नी को कंक्लूड करते हैं। तो ये कहानी थी कैसे कास्ट पॉलिटिक्स ने बिहार को ट्रैप कर दिया। कास्ट रिजर्वेशन ने रिप्रेजेंटेशन दिया लेकिन डेवलपमेंट रोक दी, आइडेंटिटी दी लेकिन रिस्पेक्ट छीन ली। अब सवाल आपके सामने है, क्या हम कास्ट को डिग्निटी तक सीमित रखेंगे या उसे इशू बेस्ड प्रोग्रेस में बदलेंगे? अगर ये डॉक्यूमेंट्री थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी और आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक, शेयर और हाँ ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल की कोशिश यही है कि समाज और राजनीति की जटिल कहानियाँ जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती है उसे आप तक साफ और ईमानदारी से पहुँचे। और अगर आपने हमारी पिछली डॉक्यूमेंट्री मिस कर दी है, डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक हैं, उन्हें ज़रूर देखें क्योंकि एक दूसरे की सीक्वेंस हैं। और अगली डॉक्यूमेंट्री में हम कवर करेंगे प्रशांत किशोर और जन स्वराज का पहल। क्या वह बिहार को कास्ट ट्रैप से बाहर निकालने में सफल हो सकते हैं या ये भी सिर्फ एक नया पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट होगा? मैं हूं अभिनव और आप देख रहे थे DR पर्सपेक्टिव। हाँ, हम कहानियां सिर्फ सुनाते नहीं बल्कि सवाल भी उठाते हैं। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हैव अ ग्रेट डे।